आगे बढ़ना है। साल 2014 के आम चुनावों में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भारत मोदी युग में प्रवेश कर गया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल करने के साथ ही बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लोकप्रिय जनादेश से मोदी भारत के सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्यादा शक्ति के साथ उन पर बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 7 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान मोदी ने नई नई घरेलू नीतियों के साथ कई कार्यक्रमों की घोषणा भी की है और अब नए साल में यानी 2015 में देश की जनता नए बदलावों को आकार लेते हुए देखना चाहती है। अपेक्षाएं मोदी से हैं, सपना योजनाओं और वादों के जमीनी स्तर पर लागू होने का है। उनमें एक वादा काला धन वापस लाने का भी है। ब्लैक मनी को देश में वापस लाना बीजेपी का एक बड़ा चुनावी वायदा था। प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन को चुनावी रैलियों में कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाया था। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे और जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, बंधी हुई आय वाले लोग हैं और जो ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। बीजेपी की सरकार तो आ गई, लेकिन काले धन पर चर्चा सड़क से लेकर संसद तक अब भी जारी है। उन्होंने काले धन का वायदा किया, याद है आपको काले धन का वायदा? याद है? उन्होंने कहा था कि हजारों करोड़ रुपए काला धन हिंदुस्तान का बाहर है, 100 दिन में मैं ये पैसा वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपके हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मैं डाल के दिखाऊंगा। 1 रुपया नहीं आया वापस। लाओ काला धन, अगर जहाज से नहीं आ रहा तो ऊंट इनका इंतजाम कर देते, ऊंट पर लाओ चले आओ। पहला नंबर काला धन लाओ, आज प्रत्येक भारतीय का खाता में 15 लाख जमा करो और गरीबों को सबको 15 लाख रुपया घर में भेजेंगे। खाता खोल ले। लोगों ने खाता खोल लिया, किसी के खाता में पहुंचा 15 लाख क्या? कहा तो ये जा रहा था कि मोदी सरकार के बनते ही 100 दिन के अंदर देश में काला धन वापस आ जाएगा और हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। खाते में कुछ आना तो दूर, काला धन कहां अटका है कोई अता पता नहीं है, लेकिन जनता के लिए सरकारी वायदों में कमी आज भी नहीं। अब काले धन के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले बाबा रामदेव को भी सुन लीजिए। रामलीला मैदान से काले धन के खिलाफ अलख जगाने वाले बाबा रामदेव नए साल में नया दावा कर रहे हैं। मुझे पूरे भरोसे 2015 में द्वार खुल जाएगा। एक बार रास्ता खुल गया, मतलब 1 लाख रुपए आएगा, 2 लाख रुपए आएंगे। अरे द्वार खुल जाएगा, छोटा द्वार, बड़ा द्वार। सही बताइए। हरिद्वार हरि का द्वार खुल जाएगा। अच्छा है 2015 में काले धन पर सरकार का कमिटमेंट पूरा हो जाए, वरना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जेनेवा में SHBC बैंक में खाता रखने वाले 627 भारतीयों के संदिग्ध काले धन के मामले की जांच मार्च 2015 तक पूरी कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने ही अक्टूबर में 627 भारतीयों की लिस्ट सौंपी थी। मेक इन इंडिया। देश एक तरफ काले धन का इंतजार कर रहा है तो युवा पीढ़ी का गीत गाने वाले मोदी से यही नौजवान रोजगार की आस भी लगाए बैठे हैं। मोदी कम मेक इन इंडिया से लेकर युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और तकनीक की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने गांवों में रोजगार दिलाने वाली योजना मनरेगा को प्रधानमंत्री कृषि योजना से जोड़ने की बात कही है। मोदी ने यह भी दावा किया है कि इससे न सिर्फ ज्यादा रोजगार मिलेगा बल्कि सिंचाई योजनाओं को रफ्तार भी मिलेगी। अच्छा है 2015 में नए नए रोजगार का तोहफा मिले। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट
हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े। उनकी पार्टी से जुड़े संगठन जिस दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं, उसके लिए तो जनादेश नहीं मिला था। आगरा में हुए धर्मांतरण की इन तस्वीरों ने देश में भूचाल चला दिया। धर्म के हवन कुंड पर धर्मांतरण का हवन हुआ। टोपी वाले मुस्लिमों को तिलक लगा तो धर्म युद्ध छिड़ गया। बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन धर्म परिवर्तन की बात को लेकर पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, तो इससे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। देखिए, आरोप बेबुनियाद है और हम इसको एक सिरे से खारिज करते हैं। कोई भी दबाव किसी पे नहीं। अगर कोई स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी कालखंड में या किसी समय उसे लालच दे करके या उसे दबाव बना करके उसे धर्मांतरित बहस के भंवर में धर्म गोते खाता दिखाई दिया तो राजनीति में धर्मांतरण का ज्वार चढ़ने लगा। धर्म के ध्वजधारी गरजने लगे। धर्मांतरण को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ गई। इसे घर वापसी का नाम दिया गया, तो साथ ही धर्म जागरण के मन से ये संदेश भी आया कि घर वापसी के कार्यक्रम से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अगर धर्मांतरण होगा तो पुनर्धर्मांतरण भी होगा, और हिंदू से अगर कोई मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसको दोबारा हिंदू होने का अधिकार है। उसको दोबारा हिंदू होने का अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता। हम उसका सहयोग करेंगे। धर्म के पैरोकारों से लेकर जनता के रहनुमाओं तक, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक धर्मांतरण के मुद्दे पर उबाल सा गया। बात सौहार्द और एकता की उठी। विरोधी आरएसएस पर चढ़ बैठे, बीजेपी को घेरने लगे। जवाब प्रधानमंत्री से मांगा जाने। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में यह कह चुकी है कि वो संविधान के दायरे में रहकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता आसान करेगी। अयोध्या का बवाल तो अभी उठा भी नहीं है, उससे पहले ही दूसरे ऐसे मुद्दे उठ खड़े हुए हैं जिससे देश में चिंगारी सी उठने लगी है। धर्मांतरण ही नहीं, बवाल महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के मंदिर को लेकर भी मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही विवादित मुद्दों से बचने की नसीहत देते रहे हों, लेकिन इस नसीहत का असर कितना हो रहा है, ये इसी से समझा जा सकता है कि हिंदू महासभा बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की बात कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने नाथूराम गोडसे के मंदिर पर व्यंग्य भी कर दिया। जी हां, आजम खान ने कहा कि हर जिले में गोडसे का मंदिर बनवाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये ताजमहल में बनता है तो भी हमें कोई एतराज नहीं है। अब मोदी सरकार दो मोर्चों पर खड़ी है। एक तरफ उस पर संघ परिवार के इन संगठनों पर लगाम लगाने का दबाव पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ विकास के मुद्दों पर काम करने का, जिसके बूते वो सत्ता में आई है। 2015 अभी शुरू हुआ है। चुनौतियां पूरे साल की आगे खड़ी हैं। अब वक्त एक ब्रेक का है। आगे हम आपको बिहार चुनाव का वो चैलेंज भी दिखाएंगे जिसके लिए जनता परिवार बना है। लालू नीतीश एक हम एक होंगे और देश को बचाने के लिए एक होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई और बहनों, हमको मालूम नहीं है कि 1 रुपया हर 100 करोड़ है। स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में जनता दरबार लगा, मोदी को हराने के लिए, मोदी का विजय रथ रोकने के लिए। मोदी के खिलाफ लालू और नीतीश साथ मिलकर मंतर पढ़ रहे हैं। साल 2015 बिहार का नया मुस्तकबिल इसी साल लिखा जाना है। जी, बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा की मियाद पूरी हो रही है और नवंबर में चुनाव होंगे, और नीतीश और लालू महागठबंधन से मोदी का विजय रथ रोकना चाहते हैं, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ मोदी की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत हो या फिर झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन, मोदी राज्य दर राज्य अपनी जीत का परचम लहराते चले आ रहे हैं। मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम
और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक कामयाबी का सरदार मोदी को बताते हैं, लेकिन 2015 में मोदी के लिए नीतीश और लालू चुनौती नजर आते हैं। खबरें आ रही हैं कि आरजेडी और जेडीयू का विलय नए साल के पहले महीने में ही हो जाएगा। अब मोदी को बिहार की राजनीति के दो दिग्गजों नीतीश और लालू से भी निपटना है। बनारस में गए मोदी कि हमको किसी ने नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने बुलाया है। गंगा जी कब बुलाती है आपको मालूम होगा। गंगा की सफाई करें। कौन है मोदी? गजब का देश है। इस मोदी के विषय में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा तो, हे मोदी, कौन सा चेहरा लेकर हम विदेश में अपना रूप दिखाएंगे? यानी चुनाव में झूठे वायदे करके वोट लेना, और अब सरकार में आ गए, सपना दिखाया लोगों को, और अब लोगों को धोखा मिल रहा है। ये बोलते हैं विकास की बात, और इनके सारे संगठन नीचे में समाज को लड़ाने की बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी झारखंड के नतीजों का दबाव बिहार में बनाना चाहती है। झारखंड में 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी बिहार में ये माहौल बनाना चाहती है कि अब मोदी के सामने कोई टक्कर पर नहीं है। लेकिन नीतीश और लालू का गठबंधन बीजेपी को अतीत का वो आईना भी दिखाता है जहां उपचुनाव में नीतीश और लालू मिलकर बीजेपी को पीछे धकेलते हैं। 20 सालों से एक दूसरे के धुर विरोधी रहते आए लालू और नीतीश बिहार उपचुनाव में गले मिले और 10 विधानसभा सीटों में इस गठबंधन ने 6 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 4 सीटें ही हासिल कर पाई। मोदी 2015 के बिहार चुनाव में ये कतई नहीं भूलना चाहेंगे कि उपचुनाव में लालू और नीतीश ने ही मिलकर बीजेपी का गणित गड़बड़ा दिया था। लेकिन मोदी को मजबूती यहां भी मिलती होगी क्योंकि उनके साथ चुनाव का चाणक्य भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब तक तो कमाल करती आई है और अब बिहार में करिश्मे की बारी है। बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में अभी जेडीयू के पास 110 सीटें हैं, तो बीजेपी के पास 88 विधायक, आरजेडी के पास 24 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 5। इस बार बिहार के चुनाव में राज्य के खाटी नेता रामविलास पासवान भी बीजेपी के साथ होंगे, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के साथ दोनों का गठबंधन हो चुका है। लेकिन लालू और नीतीश मोदी के खिलाफ सांप्रदायिकता का ढोल पीट रहे हैं और बिहार के लिए महागठबंधन की राजनीति चल रहे हैं। ऐसे में मोदी को बिहार के करीब 5.5 करोड़ वोटरों को लुभाने का मंत्र खोजना होगा, तो नीतीश और लालू की काट भी। लेकिन बिहार से पहले बारी ब्रांड मोदी की है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे दिखाएंगे साल के सबसे मजबूत नेता का प्लान 2015। मोदी सरकार को 7 महीने बीत चुके हैं और विदेशी मोर्चे पर एक अलग ही अंदाज पेश करने की कोशिश की है। कुल मोदी सरकार की विदेशी नीतियों की तारीफ दुनिया कर रही है। विदेश में मोदी का मैजिक देश की राजनीति पर अपना असर छोड़ता आया है। मोदी देश को नई दिशा दिखाने चले हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी वो विकास के एजेंडे पर कायम नजर आए हैं। गुजरात से विकास पुरुष का नारा लेकर मोदी दिल्ली आए और प्रधानमंत्री के साथ स्टार प्रचारक भी बन गए। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का सिक्का तो जम चुका है, अब बारी नए साल में नए एक्शन की है। कम मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाओं का नारा देकर कारोबारियों के चहेते बने हैं। अब 2015 में बारी नए मुकाम को छूने की है। मोदी की छवि जनता के बीच में चमकी हुई है। अब बारी देश को विकास की पटरी पर सबसे तेज दौड़ाने की है।